आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग लिपि और व्याकरण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि लिपि क्या है, व्याकरण क्या है या किसे कहते हैं। तो देखते हैं। लिपि किसी भी भाषा को ध्वनि चिन्हों के साथ लिखने के ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों, ध्यान दीजिए, ध्वनि चिन्हों, किसी भी भाषा को ध्वनि चिन्हों के साथ लिखने का ढंग आप इस तरह से कर लीजिए, ढंग या तरीका। किसी भी भाषा को ध्वनि चिन्हों के साथ लिखने के ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग वर्णों के साथ बहुत गलत तरीके से छेड़छाड़ करते हैं और जैसे तैसे लिख देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, माँ को इस तरह से भी लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से लिखें, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब करने का मतलब जितने भी डॉक्टर हैं लगभग आप देख सकते हैं उनके जो लिखे हुए पुर्जे होते हैं तो अधिकांश लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर वो इंग्लिश में लिखते हैं, स्वाभाविक है कि वो इंग्लिश में लिखते हैं, और इंग्लिश भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। लेकिन रोमन लिपि इस तरह से थोड़ा ही लिखा जाता है कि पता ही नहीं चले कि कौन सा लेटर है। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब कुछ और लेटर लिखते और दूसरे लिपि में लिख देते हैं। ये केवल हम आपको उदाहरण के तौर पे दिए हैं। अब वो क्या सोच के उस तरह से लिखते हैं उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का लिखावट इस तरह से रहता है कि कुछ लोग व्यंग भी कर देते हैं कि कौन से लिपि में लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई भी भाषा हो, आप उसको ध्वनि चिन्हों के साथ सही तरीके से लिखिए जो निर्धारित किया गया है। अब जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में जो ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जैसे हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं, तो वर्ण के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो जैसे हम लिखते हैं क, ख, ग, उसी तरह से जो ले लीजिए ज, झ, ट, ठ, प, म, कुछ भी ले लीजिए आप। ये वर्ड, ये जो है ध्वनि चिन्ह है। अ, आ, ये सब ध्वनि मतलब आवाज़ हम बोल रहे हैं और लिख दिए हैं तो ये समझिए कि चिन्ह के रूप में है, चिन्ह को दर्शाया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो लिख रहे हैं हम और लोग दूसरे ढंग से लिखने लगे, जैसे तैसे कर दे, जैसे मान लेते हैं कि ये है, आप कोई ख इस तरह से लिखें तो ये लिखने का ढंग नहीं है। लिखने का ढंग क्या है कि आप इस तरह से इसको बंद रखिए। अब क लिखना है, अब क को इस तरह से कर दे तो ये जो है ये लिखने का ढंग नहीं है, ये ध्वनि चिन्ह नहीं है। क्योंकि हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, तो उसमें इस तरह से नहीं ध्वनि चिन्ह निर्धारित किया गया है कि क को आप ऐसे लिखिए। क बोल रहे हैं तो ये ध्वनि है, लेकिन अगर चिन्ह के रूप में हम दे रहे हैं ये वर्ण, तो इस तरह से नहीं लिखा जाता है। उसके लिए है कि नहीं, आप इस तरह से लिखिए। अब लिखते समय भी ध्यान देना है। जैसे हमको मान लेते हैं कि लिखना है कम लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि क को छोटा और म को बड़ा लिख देंगे और इस तरह से लिख देंगे कम। तो ये भी तरीका सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए निर्धारित है
देवनागरी लिपि में कि ये जो भी वर्ण होंगे उनका आकार एक ही होगा, बनावट जो रहे लिखने का, लेकिन ये जो आकार होंगे वही होंगे। जैसे अगर हम लिखते रहे कमजोर तो क म जोर ऐसे कर दिए, तो ये जो हम इस तरह से सीरो रेखा दे रहे हैं। तो देखिए जब हम माथा बांधते हैं, माथा ये सीरो रेखा उसको हम लोग बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ कमजोर लिखें, कम जोर, इस पे हम ऊपर इस तरह से जो लाइन दिए, ये जो देख रहे हैं ये सीरो रेखा है, सीरो रेखा। इसके सिर के ऊपर रेखा खींची हुई है। तो देखिए अगर इस तरह से हम ऊपर रेखा देते हैं तो ऊपर तो ये मात्रा लगी हुई है ओकार, बाकी ये सब देखिए, ये जो वर्ण देख रहे हैं सब के जो है आकार निश्चित हैं, इसी में आना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको निर्धारित किए गए हैं, तभी बोलेंगे कि नहीं देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अब ये जो माथा बांधने वाली बात है, यानी कि सीरो रेखा की जो बात है, अब जैसे मान लेते हैं कि हम लिखें विद्यालय, और ऐसे ही हम छोड़ दें, इसी तरह से हम छोड़ दिए, इस पे सीरो रेखा हम नहीं दिए हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपने लिपि के संस्कार को बिगाड़ा है, आपने लिपि के संस्कार को बिगाड़ दिया। कैसे गांव घर में होता है कि नई कन्या आती है तो लोग देखते हैं कि भाई वो संस्कारी है कि नहीं है, उसके लिए लोग कहते हैं कि वो घूंघट रखती है कि नहीं रखती है। हालांकि ये संस्कार का ये सही पैमाना नहीं है, क्योंकि सकारात्मक सोच के अगर आप साथ चल रहे हैं और सही गलत पहचान करते हैं तो इसको आप संस्कार में समाहित करें। लेकिन फिर भी आप गांव घर में देखेंगे कि अगर कोई बहू अपने सर पे अगर घूंघट ने आंचल को नहीं रख रही है, घूंघट नहीं रख रही है, तो गांव घर की अनपढ़ महिलाएं भी संस्कार के व्याकरण के बारे में व्याख्या करना शुरू कर देती है। तो वो एक अलग पैमाना है जो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, आप लिपि के संस्कार के साथ जो लिपि के लिए जो क्या है परिभाषा में ही हम दिए, यह दिया हुआ है कि ध्वनि चिन्हों के साथ लिखने का ढंग। तो ढंग में ये कहता है कि जो भी आप शब्द लिखेंगे उसके ऊपर सीरो रेखा होगी, सीरो रेखा आपको देना होगा। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये देवनागरी लिपि का अपमान है। अब जैसे मान लेते कि आपको शर्ट पहनना है, अब शर्ट के आप बटन नहीं पहनते हैं तो ये गलती है आपकी, क्योंकि उसमें बटन तो इसीलिए दिए जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ अच्छे लोग समाज के कुछ नया प्रचलन ला रहे हैं, क्योंकि नए जागरण का समय आ गया है, तो उस तरह से लोग इस यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों को उस पर नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे जाना है, यहाँ ध्यान देना है आपको, वरना केवल लिपि की परिभाषा याद कर लेने से इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, सिरो रेखा चाहिए। जब आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप माथा बांधिए। आपके सर के बाल, अगर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बाल को किस तरह से बांध के रखती है आप देखते हैं, उसी तरह से आप समझिए। हालांकि वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बांधने से थोड़ा अच्छा रहता है। तो ये देखिए आप कि ये जो देख रहे हैं विद्यालय, इसके ऊपर ये सिरो रेखा है, ठीक है। तो संसार के कोई भी भाषा हो, उसके लिए निर्धारित ध्वनि चिन्ह किए गए हैं और उसी के अनुरूप लिखना है, वरना लिपि का स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। तो ये तो हम देख लें इस तरह से। अब इसी में कुछ लोग क्या करेंगे कि हर चीज़ में, जैसे लहरिया कट लोग बाइक चलाते हैं, उसी तरह से लिखने में भी उसका इस्तेमाल लोग अब करने लगे हैं हिंदी के शब्दों के साथ। अब जैसे मान लेते हैं कि हमको लिखना है आजकल, चलिए आजकल लिख देते हैं,
आजकल। ऊपर में सीरो रेखा के जगह क्या करेंगे कि सीरो रेखा में नियम यह है कि आप सीधी लाइन खींचिए इस तरह से, लेकिन क्या करेंगे इस तरह से लहरिया कटे इस तरह के देंगे। ये भी ठीक तरीका नहीं है। हो सकता है कि आपको देखने में अच्छा लगे, लेकिन देवनागरी लिपि हमें यह नहीं सिखाती है कि आप शब्दों के ऊपर इस तरह से करें। अब इसी में कोई सजाने के लिए इस तरह से कोई बूंदा बूंदा करने लगे इस तरह से, तब तो हिंदी से अनुस्वार भाग जाए। तो ये सब हम लोग को नहीं करना है, ये ध्यान देंगे आप। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए कभी पेंटिंग सेंटिंग में किसी का बर्थडे वगैरह है कर लिए, लेकिन ऐसे आप कभी भी भूल के इससे बचिए, ये समय बर्बाद करने जैसा है। तो देखेंगे कि संसार में जो कई भाषाएं हैं उनकी लिपि क्या है। तो देखिए एक तरफ हम लिख रहे हैं भाषा और दूसरे तरफ लिपि। चलिए देखते हैं हिंदी। अभी हम लोग जाने हिंदी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए उर्दू, ले लीजिए उर्दू भाषा है, या फारसी भी ले सकते हैं। इसकी लिपि फारसी। उसी तरह से आप संस्कृत कर लीजिए, मराठी, नेपाली, कुछ और भाषाएं भी इसमें आती है। ऐसे ये सब का लिपि क्या है? देवनागरी ही है। अब जैसे अब मगही, ब्रजभाषी, ये सब जो कहेंगे सब इसी में आएगा, ये तो इसी का रूप है। अब देखेंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी की जो लिपि है उसको रोमन कहा गया, रोमन। अब इसके संकेत जैसे हम ABCD लिखते हैं, ABCD इस तरह के हैं, ये सब ध्वनि संकेत ही हैं। अगर उसके बाद अगर स्मॉल लेटर लिखा जाए ये सब, तो ये सब जो देख रहे हैं ये ध्वनि चिन्ह ही हैं। लेकिन रोमन में और देवनागरी में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि रोमन में हम लिखते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। जो वर्ण लिखेंगे उच्चारण भी हम वैसे ही करेंगे। शब्द जिस तरह से रहेगा, जैसे अगर मान लेते हैं हम जानना लिखे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जानना लिखा हुआ है, पढ़ेंगे भी जानना। अब जैसे अंग्रेजी में है, इसको आप देखिए। अब अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट बार अगर कोई अंग्रेजी पढ़ना शुरू करे, तब इसको तो कनो पढ़ेगा, कनो। लेकिन एक कनो तो नहीं है, इसको तो हम लोग नो कहते हैं। लिखा हुआ है कुछ, पढ़ रहे हैं कुछ, ये इसकी खासियत है। बहुत सारे अंग्रेजी में ऐसे वर्ड दिखेंगे आपको, तो हम लोग कहते हैं कि इसका उच्चारण नहीं होगा, ये साइलेंट है, इसको नहीं बोलते हैं, बस एक केवल है। जैसे ले लीजिए WALK, इसको क्या पढ़ेंगे? वाल के तो पढ़ेंगे नहीं। लिख रहे हैं कुछ, पढ़ रहे हैं कुछ, ये रोमन की खासियत है। लेकिन हिंदी में जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं। और अगर आप उस तरह से भूल अगर कहीं कर रहे हैं कि लिख रहे हैं कुछ और पढ़ रहे हैं कुछ, तो समझिए कि हम उसमें कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो ये सब हम ध्यान देंगे कि ये भूल हम लोगों से ना हो। तो देखिए आगे हम लोग और देखते हैं। इसी में देख सकते हैं, जैसे बंगाली को आप ले लीजिए या बंगला भाषा लीजिए, बंगला।
इसकी जो है बंगाली है, बंगाली एक लिपि अलग है। उसी तरह से आप पंजाबी ले सकते हैं, पंजाबी भाषा है। और इसके जो है आप कर सकते हैं गुरुमुखी, गुरुमुखी। इस तरह से और भाषाओं के अलग अलग लिपि हैं, लेकिन हम लोग इतना देख रहे हैं काफ़ी है। ऐसे आप अपने से और प्रयास कर सकते हैं, करना चाहिए। तो ये है देवनागरी लिपि की एक खासियत ये भी है कि देखिए इसको क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक वाक्य लिख रहे हैं, कोई एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे श्याम अपने कर्तव्य को कर्तव्य को समझता है, समझता है। ठीक है, ये देखिए इस तरफ से इस तरफ हम गए हैं, ये देख रहे हैं, ये जो है इस तरफ ये दायां है, और इस तरफ जो है ये देखिए ये जो एरो का चिन्ह ये लगा हुआ है ये दायां है, और ये जो बायां है, देख रहे हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, हिंदी का ये वाक्य है। तो देख रहे हैं कि बाएं से हम किधर चले हैं, दाएं, बाएं से दाएं। लेकिन उर्दू जो लोग लिखेंगे उर्दू भाषा को, वो इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे और इस तरफ आएंगे। ठीक है, तो अगर कुछ भी अगर शुरुआत करेंगे तो इधर से अपना चलेगा, इस तरह से कुछ अपना लिखेंगे। उर्दू हमें नहीं आती है, लेकिन हम समझाने के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं। तो इस तरफ से लोग इधर चलेंगे और इस तरफ आएंगे, यानी कि उर्दू में, उर्दू की जो लिपि है फारसी, उसमें लिखने का क्या ढंग है, दाएं से चला जाता है बाएं। देवनागरी में बाएं से दाएं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ कैसे। जैसे हम लोग आगे या पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाषा के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने जिस तरह से हिंदी को देखा कि हिंदी का विकास किस तरह से हुआ, उसी तरह से देवनागरी लिपि के विकास के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए ब्राह्मी, सबसे पहले अगर कहा जाए तो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, इसके बाद गुप्त लिपि, ठीक, इसके बाद कुटिल, कुटिल लिपि, और इसके बाद जो है प्राचीन नागरी, प्राचीन नागरी लिपि, ठीक है। और ठीक इसके बाद यानी प्राचीन नागरी लिपि के बाद का जो स्टेज है, जो लिपि विकसित हुई, इसी को देवनागरी कहा गया। देवनागरी हम अपने विद्यार्थियों के अनुरूप ही इस विषय वस्तु को रख रहे हैं, वरना इसमें कुछ और जटिलता है और इसको गहराई में जाया जा सकता था। लेकिन हम ज़रूरतों को समझ के ही अपने बच्चों के बीच, अपने विद्यार्थियों के बीच विषय वस्तु को रख रहे हैं। तो ये देवनागरी लिपि हुई। कुछ लोग इसको हिंदी लिपि भी कह देते हैं, कुछ और नाम भी है। तो ये हम समझें, इस तरह से विकास हुआ धीरे धीरे करते करते, और आज का जो रूप है और यह रूप है। ठीक है,
तो इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे और आगे से इस लिपि पे हम ध्यान देंगे कि भाई शब्दों को, वर्णों को हम कैसे लिखें। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण के बारे में। देखिए, हिंदी व्याकरण चाहे संस्कृत व्याकरण, जो भी आप पढ़ते हैं व्याकरण, चाहे इंग्लिश ग्रामर, तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि ये परीक्षा में आता है। अपनी समझ विकसित करने के लिए, और आपका ये दायित्व भी है कि आप समाज में चीज़ों को शुद्ध से रखें जहाँ तक संभव है। आपकी वाणी, आपकी सोच, आपका रहन सहन जहाँ तक हो सके वो सुसंस्कृत हो, ताकि समाज आपसे कुछ सीखे। वो भी एक व्याकरण का ही हिस्सा है। लेकिन सिर्फ हम इसलिए पढ़ते हैं कि परीक्षा में आएगा, तो ऐसा लगता है जैसे दैनिक जीवन में या सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इसका कोई महत्व ही नहीं है। इसको हम लोग बहुत छोटा कर देते हैं, जबकि व्याकरण बहुत विस्तृत है। इसको कुछ शब्दों में परिभाषित करना उचित नहीं है, फिर भी समझ विकसित करने के लिए इस चीज़ को रख दिया जाता है। तो हम लोग इसलिए भी पढ़ेंगे, परीक्षा में तो आता ही है, और कुछ लोग सोचते हैं कि केवल हिंदी में काम आएगा, तो ऐसा नहीं है। एक तो हम देख ही लिए कि जो सामाजिक परिवेश में क्या इसकी ज़रूरत है। दूसरी ये है कि आप अगर देवनागरी लिपि में सामाजिक विज्ञान विषय को लिखते हैं, ठीक है, तो इतिहास का या और जो भी आप पेपर लेते हैं ऊपर जा कर के, तो उसमें अगर आप लिखेंगे तो लिपि तो देवनागरी अगर आप लिख रहे हैं, तो उसमें अगर आपके शब्द आसान शब्द गलत रहेंगे, तो जो भी कॉपी चेक करने वाले लोग होंगे, जो भी परीक्षक होंगे, मूल्यांकन करने के लिए जो भी वहाँ रहेंगे परीक्षक, वैसे स्थिति में आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि व्याकरण सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए नहीं पढ़े जाने चाहिए, अपनी समझ भी विकसित करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है, वह ज्ञान है जो हम सबों को भाषा के जो शब्द होते हैं, भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग से हमें अवगत कराते हैं कि हाँ, हमको ऐसे लिखना चाहिए। ये लिंग, ये जो है पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसमें कौन सी क्रिया लगेगी, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग क्रमबद्ध हिंदी व्याकरण में देखेंगे कि किस तरह से इसके प्रयोग होते हैं, कौन विकारी होगा, कौन अविकारी होंगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह ज्ञान है, वह विद्या है जो हमें शुद्ध रूप, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग के बारे में या प्रयोग के लिए हम लोग को अवगत कराती है कि आप इस तरह से करें। जैसे मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे कोई लिखा, कोई व्यक्ति जो है अंडा लिखा, ठीक है, मानिए कोई अंडा लिख दिया इस तरह से, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये गलती है। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि गलती है? व्याकरण के आधार पे। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी अंडा अगर हम ऐसे लिखें तो ठीक है, अंडा हम ऐसे लिखें तो भी ठीक है। ये कौन सिखाया? व्याकरण। होता क्या है, जब हम व्याकरण में अनुस्वार जब हम पढ़ेंगे तो इसके 5 रूप होते हैं। तो इसका नियम क्या है कि अनुस्वार के ठीक बाद वाले हम जो वर्ण देखेंगे कि कौन सा वर्ण है, तो हम देख रहे हैं कि ड है, तो ड होने का मतलब ये है कि ट वर्ग का है, और ट वर्ग के जो 5वां वर्ण होगा, यानी कि ये आधा
के लिए ही ई अनुस्वार आया है। तो ये हमें व्याकरण बताता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो व्याकरण तो ये जान गए। व्याकरण को जानने के लिए या अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे कहीं कहीं आपको मुख्य विभाग के रूप में या व्याकरण के मुख्य भेद के रूप में या विभाग के रूप में कहीं कहीं आपको 3 भी मिलेंगे, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। लेकिन अगर सुविधा के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें और भी भाग हैं। जैसे अगर मान लो कि व्याकरण को अगर बांटा जाए तो आप पहला पे कह सकते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं इसको शब्द विचार। उसी तरह से अगर हम इसको तीसरा के रूप में अगर बांटें तो इसको हम कह सकते हैं वाक्य विचार। उसी तरह से चौथा कर लीजिए तो इसमें हम कर देंगे चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। अब देखिए इसके बीच में हम इस तरह से दे रहे हैं, तो ये सब जो दे रहे हैं हम योजक चिन्ह दे रहे हैं, तो ये कौन बता रहा है कि आप ऐसे लिखिए? व्याकरण। तो चिन्ह विचार और 5वां अगर हम बांटें तो इसको हम कह सकते हैं छंद विचार। छंद विचार ये किसके आधार पर है? व्याकरण का अध्ययन हम जो करेंगे उसके सुविधा को देखते हुए। तो बारी बारी हम लोग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, यहाँ तक, और उसके बाद छंद विचार, ये लास्ट में। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आप ABPN एजुकेशन के साथ बने रहें तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा, और हम आशा करते हैं कि आप हिंदी में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।